दोस्तों ये स्टोरी का 17वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। राघव ने जब यह देखा तो उसने उसे घूरते हुए उसके सिर पर गन पॉइंट करके कहा, अपने भाई से मिले बिना मरना है या उससे मिलने के बाद। यह सुनते ही शिवी ने फिर से अपने कदम आगे बढ़ा दिए और चुपचाप जाकर मंडप में उसके बराबर में बैठ गई। अभी मंत्रों का उच्चारण शुरू ही हुआ था कि तभी राघव के कानों में गोलियां चलने की आवाज आने लगी। वहां मौजूद सभी लोगों ने सुनी थी आवाज। सुनकर शिवी के होंठ खिल गए और वह समझ गई कि उसके भाई और रिहान आ गए हैं। तभी गोलियों की आवाज और तेज हो गई। विराज ने बाहर झांक कर देखा और फिर राघव से कहा, वह आ गया है। राघव ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, फिर से उसे हर बार पता कैसे चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ। कोई तो ऐसा है यहाँ जो उसे मेरी सारी खबरें देता है। आई प्रॉमिस, बस एक बार उसका पता चल जाए, फिर उसे इतनी भयानक मौत दूंगा कि यमराज भी कांप उठेंगे। जब राघव यह कह रहा था तो उसके पीछे कुछ दूरी पर खड़ा एक शख्स जो दिखने में काफी अच्छा था, उसकी उम्र यही कुछ 24 से 25 साल रही होगी। उसने राघव की बात पर मन ही मन खुद से कहा, नेवर, तुम उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। यह सोचकर ही उसके होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। वहीं राघव ने पंडित के सिर पर गन रखते हुए कहा, अगर 5 मिनट में शादी नहीं हुई तो तेरी बीवी हमेशा के लिए विधवा हो जाएगी। पंडित जी उसकी बात सुनकर डर गए और वह जल्दी जल्दी मंत्र उच्चारण करने लगे। वहीं शिवी उठकर दूर जाकर खड़ी हो गई थी। राघव ने जब उसे देखा तो गुस्से में उसकी आंखें सिकुड़ गई। राघव ने विराज की तरफ इशारा किया तो उसके इशारा करते ही विराज अंदर से एक बोतल ले आया और उसे राघव के हाथ में दे दिया। फिर राघव ने बोतल का ढक्कन खोला और अपने जेब में से रुमाल निकाल कर नीचे रख दिया और उस बोतल में भरे लिक्विड को रुमाल के ऊपर डाल दिया। उस लिक्विड की कुछ बूंदों ने ही रुमाल को जला दिया था। यह देखकर शिवी की आंखें बड़ी हो गई। वह डर से सहम गई और कांपते हुए बोली, यह तो एसिड है। राघव ने हंसते हुए कहा, हाँ यह एसिड है। चॉइस इज योर बेबी, शादी करो या अपना खूबसूरत चेहरे को। शिवी ने डरते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी राघव ने हंसते हुए कहा, मैं इससे भी ज्यादा बुरा कर सकता हूँ। अभी मैंने रिया की मौत का बदला भी नहीं लिया है। तुम्हें मार कर मैं उसकी मौत का बदला आसानी से ले सकता हूँ, पर मैं तुम्हें जीने का एक मौका दे रहा हूँ। मुझसे शादी करके तुम आराम से जी सकती हो। शिवी उसकी बात सुनकर कांपने लगी थी कि तभी दरवाजा झटके से खुला। आवाज सुनकर सबने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां कियान खड़ा था। उसने दरवाजे को लात मारकर खोला था। वह राघव को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। गुस्से में उसके हाथ की मुट्ठी कसी हुई थी और उसकी भरी हुई नसें दिख रही थी। कियान जैसे ही आगे बढ़ा तो तभी राघव ने उसे एसिड की बोतल दिखाते हुए कहा, जहां है वहीं रुक जा। अगर एक कदम भी तू आगे बढ़ा तो यह एसिड मैं शिवी के ऊपर फेंक दूंगा। यह सुनकर उसकी मुट्ठी और कस गई और फिर उसने राघव को घूरते हुए कहा, क्यों अपनी मौत को और मुश्किल बना रहा है राघव। राघव उसकी बात पर मुस्कुराया। फिर जैसे ही उसने कियान की आंखों में देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह उसे अपनी आंखों से ही जलाकर मार देगा, पर इसकी परवाह न करते हुए राघव ने शिवी की तरफ देखा और कहा, चुपचाप मेरे पास आओ। की बात सुनकर शिवी कियान को देखने लगी। कियान ने आंखों से ही उसे राघव के पास जाने का इशारा किया। शिवी धीमे कदमों से राघव की ओर जाने लगी। उसे अपने पास आते देखकर राघव हंसने लगा। उसका ध्यान अब शिवी पर था, इसलिए यह देखकर कियान ने अपने कदम उसकी ओर बढ़ा दिए। राघव इस बात से अनजान था कि कियान उसकी ओर आ रहा है। वह शिवी को अपनी ओर आते देखकर खुश हो रहा था। तभी उसने जैसे ही कियान की ओर देखा तो उसे खुद इतना नजदीक देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। कियान जल्दी से उसे लपक कर पकड़ने ही वाला था कि तभी राघव ने उसकी पकड़ से बचते हुए कहा, तुझे यह नहीं करना चाहिए था, अब देख मैं क्या करता हूँ। यह कहते हुए उसने एसिड की बोतल शिवी के ऊपर फेंक दी। शिवी ने जल्दी से दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। कियान की आंखों में पहली बार आज डर दिख रहा था। उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थी, पर अगले ही पल उसने सुकून की गहरी सांस ली। राघव भी शिवी को देखकर हैरान हो गया था। राघव के बोतल देखते ही रिहान बीच में आ गया था और उसने शिवी को अपने बाहों में भर लिया था। शिवी ने जैसे ही यह फील किया कि उसे कुछ नहीं हुआ तो उसने अपने चेहरे से हाथ हटाया। अपने सामने रिहान को देखकर वह खुश हो गया, पर अगले ही पल रिहान के बारे में और उसके चेहरे के भाव देखकर वह डर गई और तभी रिहान के मुंह से एक दर्द भरी आह निकली। एसिड की बोतल रिहान की पीठ पर ही टूट गई थी और उसकी शर्ट के साथ साथ उसकी स्किन भी जल गई थी। जलन और दर्द को बर्दाश्त करते हुए उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। यह देखकर राघव के
तो होश ही उड़ गए थे। उसने पीछे पलटकर कियान की तरफ देखा तो उसकी आंखों में राघव को अपनी मौत दिख रही थी। विराज साइड में खड़ा यह नजारा देख रहा था और वह समझ गया था कि अब कियान किसी को नहीं छोड़ेगा। वह मौका देखकर राघव को अकेला छोड़कर वहां से भाग गया। वहीं कियान और राघव दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। कियान ने जैसे उसे देखते हुए कहा, तुझे मैंने कहा था कि तू जितना दूर रहेगा उतना ही ज्यादा जिएगा, पर तुझे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसलिए आज मैं तेरी यह विश पूरी ही कर दूंगा। कियान के कठोर शब्द सुनकर राघव की मुट्ठी कस गई थी। वह जैसे ही कियान के मुंह पर एक पंच मारने को हुआ कि तभी कियान ने उसके वार को रोकते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ दिया। राघव के पैर लड़खड़ा गए। वह 2 कदम पीछे हो गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। तभी उसने खुद को संभालते हुए कियान को पंच मारा, जिसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। कियान अपने होठों को तिरछा करके मुस्कुराया और बोला, बस इतना ही दम है तुझमें? यह कहकर कियान ने राघव अगले वार को रोकते हुए उसे फिर से एक पंच मारा। इस बार राघव उस पंच को झेल नहीं पाया और दूर जाकर गिर गया। फिर कियान उसे कोई मौका न देते हुए उसे लगातार मारता ही रहा। ऐसे ही कुछ देर तक दोनों के बीच फाइट होती रही। राघव ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, पर वह कियान की बॉडी में एक फ्रैक्चर तक नहीं कर पाया था। वहीं कियान ने राघव के राइट हैंड को पकड़ते हुए कहा, इसी हाथ से छुआ था ना तूने उसे? यह कहते हुए उसने राघव का राइट हैंड तोड़ दिया और उसकी दर्द भरी चीख वहां पर गूंज गई। कियान ने राघव को इतना मारा था कि वह अब अधमरा हो गया था। नीचे पड़ा राघव खून से लथपथ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल अब उसकी सांसें रुक जाएंगी। आज कियान ने राघव से सुहानी और शिवी के साथ मिसबिहेव का हिसाब ले लिया था। आज उसने फाइनली राघव का चैप्टर क्लोज कर दिया था। उसने अधूरे राघव को एक नजर देखा और अपने कदम रिहान की तरफ बढ़ा दी। रिहान अब खुद के पैरों पर और देर तक खड़ा नहीं रह सकता था। उसके कदम लड़खड़ाने के लग गए थे। शिवी ने जल्दी से रिहान को संभालते हुए उसके पीछे देखा तो उसकी बैक का एक साइड से शरीर जला हुआ था। रिहान उस दर्द को बर्दाश्त किए खड़ा था। उसकी जगह अगर कोई और होता तो शायद वह दर्द से चीख चीख कर अब तक मर जाता। शिवी पूरी कोशिश कर रही थी रिहान को संभालने की, पर उसके नाजुक शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वह रिहान को संभाल पाए। वह जैसे ही रिहान को लेकर गिरने को हुई कि तभी कियान ने दोनों को संभाल लिया। थोड़ी देर बाद कियान और शिवी कैलिफोर्निया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में थे। आईसीयू के अंदर रिहान का ट्रीटमेंट हो रहा था, तो वहीं आईसीयू के बाहर कियान के कंधे पर सिर रखे शिवी रो रही थी। रिहान के लिए कियान को भी बुरा लग रहा था। अगर वह आज बीच में नहीं आता तो शिवी आईसीयू में उसकी जगह शिवी होती और शायद उसका पूरा चेहरा जल चुका होता। रिहान का एहसान मानते हुए उसने मन में खुद से कहा, तुमने जो आज मेरे लिए किया है रिहान, उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। उसने शिवी के कंधे पर हाथ रखकर उसे साइड से हक कर लिया और उसे शांत करने लगा। तभी शिवी ने रोते हुए कहा, भाई भाई वह रिहान, वह ठीक तो हो जाएगा ना? कियान ने उसे कंसोल करते हुए कहा, उसे कुछ नहीं होगा, वह ठीक हो जाएगा। जहां एक तरफ राघव के अटैक से रिहान जख्मी होकर हॉस्पिटल में था, तो वहीं दूसरी तरफ लंदन में हॉस्पिटल के बेड पर लेटा एक लड़का, जिसके फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और वह मशीनों से घिरा हुआ था, कि तभी उस लड़के की सांसें उखड़ने लगी और उसकी पल्स रेट स्लो हो गई। फिर एक नर्स अपने हाथों में ट्रे लेकर अंदर आई। ट्रे में कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन थे। जैसे ही उस नर्स की नजर बेड पर लेटे लड़के पर गई तो उसके हाथ से ट्रे छूटकर नीचे गिर गई और वह जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए चली गई। डॉक्टर ने उस लड़के की कंडीशन को स्टेबल करते हुए नर्स से कहा, कॉल हिम इमीडिएटली। डॉक्टर की बात सुनकर नर्स ने सिर हिलाया और कॉल करने के लिए चली गई। कॉल करने के कुछ देर बाद ही करण हॉस्पिटल आ गया था। करण को पेशेंट की कंडीशन के बारे में बताते हुए डॉक्टर ने कहा, फाइनली सर्जरी होने के बाद भी उन्हें अभी तक होश नहीं आया है। पेशेंट के ब्रेन में जितने भी ब्लड क्लॉट्स थे सर्जरी के दौरान वह सब हमने रिमूव कर दिए, पर अभी भी उनका ब्रेन कोई सिग्नल नहीं दे रहा है। अगर वह कल तक कोमा से बाहर नहीं आए तो हम उन्हें ब्रेन डेड क्लियर कर देंगे। करण डॉक्टर की सारी बातें सुनकर सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसने खुद से ही सवाल किया, क्या मुझे उस कंडीशन के बारे में कियान को बता देना चाहिए? फिर अगले ही पल अपने सवाल का खुद ही जवाब देते हुए उसने कहा, नहीं,
अगर कियान को पता चला तो वह सबको मार डालेगा। वैसे भी उसे मुझ पर शक हो गया है। उसके आदमी मुझे सभी जगह फॉलो कर रहे हैं। वह तो डैड की वजह से उसके आदमी अभी भी मेरे बारे में कुछ पता नहीं कर पाए। करण के डैड रवि दीक्षित एक फेमस बिजनेसमैन थे। उनका बिजनेस इंडिया में ही नहीं लंदन में भी फैला हुआ था। वह इंडिया से ज्यादा लंदन में अपना बिजनेस करते थे, इसलिए वह इंडिया छोड़कर लंदन में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते थे। ज्यादा समय तक लंदन में रहने के बाद उन्हें लंदन की सिटीजनशिप मिल गई थी। वहां की ज्यादातर चीजों पर कंट्रोल था। यही वजह थी कि कियान के आदमियों को करण के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हो रही थी। करण पेशेंट के पास जाकर बैठ गया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, प्लीज यार अब तो उठ जा। कब तक ऐसे ही सोता रहेगा तू? बदला नहीं लेगा उनसे जिन्होंने तेरे साथ यह सब किया, जिनकी वजह से तू आज इस हालत में है। प्लीज उठ जाना यार। यह कहते हुए करण की आवाज भारी हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू आ गए। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में रिहान का ट्रीटमेंट करके डॉक्टर आईसीयू से बाहर आ गए थे। जैसे ही शिवी की नजर डॉक्टर पर गई तो उसने जल्दी से पूछा, डॉक्टर रिहान कैसे हैं? उसके पूछने पर डॉक्टर ने कहा, पहले से ठीक है पर एनेस्थीसिया की वजह से वह अभी कुछ घंटे तक बेहोश ही रहेंगे। शिवी यह सुनकर वापस से अपनी जगह रोते हुए बैठ गई। कियान डॉक्टर के साथ गया और कुछ दूरी पर जाकर उनसे बात करने लगा। वह वापस आया तो उसके कुछ आदमी हाथ में शॉपिंग बैग लिए खड़े थे। कियान ने उनके हाथ से बैग लेकर शिवी को देते हुए कहा, जाओ चेंज कर लो, हम इंडिया जा रहे हैं। शिवी ने हैरान होते हुए कहा, भाई हम रिहान को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जिस पर कियान ने कहा, हम रिहान को छोड़कर नहीं उसे साथ लेकर जाएंगे। यह सुनकर शिवी के चेहरे पर एक सुकून भर आया। फिर उसने जल्दी से वह बैग लिया और चेंज करने चली गई। जब तक शिवी वापस आई तब तक रिहान को हॉस्पिटल के टेरिस पर ले जा चुके थे। कियान भी शिवी को लेकर टेरिस पर आ गया था। वहां उसका चॉपर पहले से ही लैंड था। रिहान को स्ट्रेचर से चॉपर में शिफ्ट किया गया। फिर उसके बाद कियान और शिवी भी बैठ गए। दूसरी तरफ इंडिया में जैसे ही राहुल को कियान का मैसेज मिला, वह फटाफट सारी अरेंजमेंट करने में लग गया। राहुल को ऐसे हड़बड़ाते देखकर सुहानी ने पूछा, क्या हुआ? आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? सुहानी के सवाल का राहुल कुछ जवाब देता उससे पहले ही डॉक्टर खन्ना अपनी टीम के साथ आ गए और विला में ही बने मिनी हॉस्पिटल में चले गए। सुहानी, स्वाति और आंसू तीनों खड़ी हैरानी से सब देख रही थी कि तभी डॉक्टर खन्ना ने राहुल से पूछा, उन्हें कितना टाइम लगेगा यहाँ पहुँचने में? जिस पर राहुल ने कहा, अराउंड 20 मिनट, और डॉक्टर खन्ना ने ओके कहा और फिर अपनी टीम के 2 डॉक्टर से उन्हें स्ट्रेचर को टेरिस पर ले जाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर और यह सब देखकर सुहानी डर गई और उसने डरते हुए राहुल से पूछा कि क्या उन्हें कुछ हुआ है? यह कहते हुए सुहानी के चेहरे पर डर दिख रहा था। उसे इस तरह डरा हुआ देखकर राहुल ने कहा, सर ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। राहुल को पता था कि सुहानी एक के बाद एक सवाल करती ही रहेगी, इसलिए उसने फिर से कहा, आप 10 मिनट वेट करिए, आपको सब पता चल जाएगा। सुहानी फिर खामोश हो गई और उसने आगे कुछ नहीं पूछा। उसे परेशान देखकर स्वाति ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आंसू ने भी उसे समझाते हुए कहा, हाँ दीदी, वेट करते हैं ना, राहुल भैया ने बोला है तो 10 मिनट वेट कर लेते हैं, क्या पता जैसा आप सोच रही हो ऐसा हो ही ना। आंसू की बात मानकर तीनों अब चुपचाप वहीं सोफे पर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। राहुल ने अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखा और कुछ गार्ड्स और डॉक्टर खन्ना के साथ टेरिस पर चला गया। वे तीनों उन्हें जाते हुए देख रही थी। सवाल उनके पास बहुत थे पर वे तीनों ही जानती थी कि उन्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए तीनों ही चुपचाप बैठी रहीं। वहीं वे सभी टेरिस पर थे और सबकी नजरें एक ही दिशा में थी कि तभी हवा की गति तेज हो गई। सब ने अपनी धुंधली आंखों से देखा तो एक चॉपर उनकी तरफ ही आ रहा था और कुछ ही देर में चॉपर उनके नजदीक आ गया और उनके देखते ही देखते उनसे कुछ दूरी पर वह हेलीपैड पर लैंड हो गया। राहुल और वे दोनों डॉक्टर जल्दी से चॉपर के पास गए और रिहान को चॉपर से निकालकर स्ट्रेचर पर लिटा दिया और फिर वह सभी अलग अलग लिफ्ट से नीचे आ गए। कियान ने शिवी को पकड़ा हुआ था। रोने की वजह से उसकी नाक और आंखें लाल हो गई थी और उसका चेहरा थोड़ा सूजा हुआ था। जब डॉक्टर और राहुल रिहान को मिनी हॉस्पिटल में ले जा रहे थे तभी सुहानी, स्वाति और आंसू की नजर उन सभी पर गई। रिहान अभी भी बेहोश था और स्ट्रेचर पर उल्टा लेटा हुआ था। वह शर्ट लिस्ट था और उसके जख्मों पर
ड्रेसिंग की हुई थी। वह तीनों ही रिहान को पहली बार देख रही थी। तभी स्वाति की नज़र कियान पर गई और उसने कियान की तरफ इशारा करते हुए सुहानी से कहा, सुहानी वह देखो। सुहानी ने जब उस तरफ देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। कियान की बाहों में एक लड़की थी और यह बात उसे खत्म कर रही थी। वह अब उसे घूर रही थी कि तभी आंसू ने सिवी को देखते हुए कहा, दीदी यह लड़की कौन है? उसकी नजरें अब कियान पर ही टिक गई थी कि तभी सिवी बेहोश हो गई। वह गिरने ही वाली थी कि तभी कियान ने संभालते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर ऊपर चला गया। वह जैसे ही सिवी को लेकर रूम के पास गया तो उसके सामने सुहानी खड़ी उसे ही घूर रही थी। उसके एक्सप्रेशन को देखकर कियान को समझने में देर नहीं लगी कि सुहानी के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। सुहानी उसे घूर ही रही थी कि तभी कियान बिना कुछ कहे ही सिवी को अपने बाहों में उठाए अंदर ले गया और बेड पर लिटा दिया। सुहानी उसके इस एक्शन से शॉक हो गई थी, पर उसे कियान की ऐसी हरकतों पर प्यार भी आता था। कियान के इस एक्शन से सुहानी का गुस्सा मोम की तरह पिघल गया था, पर फिर भी वह अपने आप को टॉप दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी कियान सुहानी के पास आया और उसे बेड पर बिठा दिया। फिर वह अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, चलो स्टार्ट करो, बहुत सारे सवाल होंगे ना तुम्हारे। सुहानी उसकी बात पर उसे हैरानी से आंखें बड़ी करके देख रही थी और फिर उसने कहा, आपको कैसे पता? क्या आप अब मन भी पढ़ने लगे हैं? सुहानी के यह पूछने पर कियान उसके सामने बैठ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए उसने कहा, तुम्हारी धड़कनों को पहचानता हूँ, तुम्हारी सांसों का रुख जानता हूँ, तो तुम्हारे मन की बात कैसे नहीं जानूंगा। यह कहते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसकी बातें बयां कर रही थी कि वह सुहानी से कितना प्यार करता था। तो वहीं सुहानी उसे हैरानी से देख रही थी। सुहानी ने कियान को देखते हुए कुछ सोचा और खुद से कहा, ओ गॉड, अब तक तो लड़कियां इनके लुक्स पर ही मरती थी, अगर इनकी बातें सुनती तो सुहानी अब तुझे और भी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। वह उसकी बात से टोटली इम्प्रेस हो गई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अब वह भी कियान के साथ रहते रहते उसकी तरह ही ओवर पजेसिव हो गई थी। फिर कियान ने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और उसे सब बताने लगा। उसकी पूरी बात सुनने के बाद सुहानी ने सोचने वाले अंदाज में कहा, ओह, तो वह आपकी बहन है। सुहानी ने इस लाइन को इतना खींच कर कहा कि कियान ने उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, तो तुमने क्या सोचा? सुहानी जल्दी से अपने एक्सप्रेशन चेंज करके अपना क्यूट सा फेस बनाकर हंसते हुए बोली, नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैंने भी यही सोचा था। वह आपकी बहन है, बीवी तो मैं ही हूं ना आपकी। यह कहते हुए जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। वहीं कियान अब उसे घूर कर देख रहा था। वह जैसे ही कुछ कहने को हुआ कि तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने देखा तो राहुल उसे कॉल कर रहा था। फिर वह कॉल पिक करके बाहर चला गया। उसके पीछे सुहानी भी चली गई। उसने जाते हुए एक नज़र सिवी को देखा और फिर नीचे चली गई। आंसू और स्वाति बातें करते हुए सुहानी के आने का वेट कर रही थी। उसके आते ही स्वाति ने उसका हाथ पकड़कर उससे पूछा, पता चला वह दोनों कौन है? सुहानी ने स्माइल करते हुए दोनों को देखकर कहा, वह उनकी बहन है और या उनके बॉडीगार्ड। यह कहते हुए उसने उन दोनों को सब कुछ बता दिया। इधर डॉक्टर खन्ना ने कियान से कहा, यह एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उनकी पूरी स्किन जल गई। थैंक गॉड कि वह उनकी बैग पर ही गिरा। कुछ टेस्ट करने उनकी रिपोर्ट आ जाए, फिर हम उनकी सर्जरी करेंगे। कियान ने उनकी बातें सुनकर ओके कह दिया। उसने एक बार फिर रिहान को थैंक्स कहा। आखिर उसकी वजह से ही सिवी आज सही सलामत थी। रिहान अभी भी बेहोश था तो वहीं सिवी को होश आ गया था। वह उठी और अपना चश्मा पहनकर नीचे हॉल में आ गई। कियान सभी के साथ हॉल में ही बैठा था। सिवी ने जब 3 लड़कियों को एक साथ अपने भाई के विला में देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने 2-3 बार अपनी आंखों को मला और खुद से कहा, आई कांट बिलीव, भाई के विला में लड़कियां, यह कैसे हुआ? भाई को तो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर यह कैसे पॉसिबल है? सिवी अभी अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी उसे रिहान का ख्याल आया और वह उन सबको इग्नोर करके कियान के पास जाकर रिहान के बारे में पूछने लगी। जब कियान ने कहा कि रिहान अब ठीक है तो उसने सुकून भरी सांस ली और उसके बराबर में ही बैठ गई। फिर उसने कियान के थोड़ा और नजदीक होकर अपनी आंखों से इशारा करते हुए सामने बैठी तीनों ही लड़कियों के बारे में पूछा, जिस पर कियान ने कहा, तुम खुद ही पता कर लो यह सब कौन है। उसकी इस बात पर सिवी चिढ़ गई और तभी उसकी नजरें सुहानी से जा मिली, जो उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। सुहानी समझ रही थी कि सिवी के मन में भी उसी की तरह बहुत सारे सवाल होंगे, इसलिए वह उसे और परेशान न करते हुए उठकर उसके पास चली गई
और उसके सामने अपना हाथ आगे करते हुए बोली, हेलो माई सेल्फ मिसेस सुहानी कियान ओबराय। सुहानी की बात सुनकर सिवी को जोर का झटका लगा, इतना कि उसके गले में उसकी आवाज और सांसें दोनों ही अटक गई। अपनी आंखों को बड़ी करके वह सुहानी को ऐसे देख रही थी मानो उसकी बात पर यकीन करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे पॉसिबल था। जिसे लड़कियां ही पसंद नहीं वह शादी कैसे कर सकता था। इसलिए उसने सुहानी की बात कन्फर्म करने के लिए धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है। आपने क्या कहा? कैन यू से अगेन? सुहानी ने स्माइल करते हुए दोबारा से वही कहा जो उसने पहले कहा था। सिवी ने इस बार उसकी बात पर कियान की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो कियान ने अपनी पलकें झपकाई। कियान के कन्फर्म करते ही सिवी गुस्सा करते हुए बोली, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने शादी कर ली और मुझे बुलाया तक नहीं। यू नो भाई, मैं आपकी शादी के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी और आपने अचानक से शादी कर ली। सिवी को कियान के ऊपर गुस्सा करते देखकर सुहानी हैरान रह गई। फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, चलो कोई तो है जो राक्षस पर भी गुस्सा कर सकता है। हमेशा यही सबको अपना रूप दिखाते हैं, कोई तो है जो इन्हें अपना रूप दिखा रहा है। यह कहते हुए सुहानी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। सुहानी उसे और बाकी सभी से मिलने के बाद सिवी को अच्छा लग रहा था। उसे सुहानी बहुत पसंद आई थी। थोड़ी ही देर में वह उसके साथ ऐसे घुल मिल गई थी जैसे वे दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानती थी। सिवी ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कियान से कहा, भाई आपकी चॉइस तो बेस्ट है। उसने सिवी की बात पर कुछ नहीं कहा और उसे देखता रहा। थोड़ा और क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करने के बाद राहुल, स्वाति और आशु को फार्म हाउस छोड़ने के लिए चला गया। सुहानी ने राकेश काका से कहकर सारा खाना सिवी की पसंद का बनवाया था। खाना खाने के बाद सिवी अपने रूम में सोने चली गई और सुहानी भी अपने रूम में आ गई। राहुल भी तब तक वापस आ गया था। कियान राहुल के साथ ही स्टडी रूम में था। तभी राहुल ने कहा, बहुत कोशिश की पता करने की, पर हमारे आदमी उसकी डिटेल नहीं निकाल पाए। एक बात तो कन्फर्म है कि करण कुछ ना कुछ तो सिवान के बारे में जानता है। उसकी बात सुनने के बाद कियान ने सोचते हुए कहा, नजर रखो उस पर। राहुल ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी कियान ने आगे कहा, और उस आदमी के बारे में कुछ पता चला? जिस पर राहुल ने कहा, हाँ, पर कुछ खास नहीं। वह आदमी इस शहर में नहीं रहता। वह अपनी फैमिली के साथ 24 साल पहले ही दिल्ली शिफ्ट हो गया था। यह सुनकर कियान ने अपने कोल्ड आवाज में कहा, मुझे उसका पता और उसकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए। उस एक्सीडेंट के बारे में सिर्फ वही जानता है। मुझे वह चाहिए। राहुल यह कहते हुए उसकी आवाज और सर्द हो गई। राहुल ने ओके कहा और काम पर लग गया। राहुल और रिहान एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले थे। उसे सिर्फ इतना पता था कि रिहान सिवी का बॉडीगार्ड है। उसने पहले कभी उसे देखा भी नहीं था, पर आज जब उसने अनकॉन्शियस रिहान का चेहरा देखा तो उसे वह कुछ जाना पहचाना लगा। उसे रिहान के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह उसे पहले से जानता है। लैपटॉप पर चलती हुई उसकी उंगलियां यह सब सोचते हुए रुक गई थी। फिर उसने अपनी सोच से बाहर आया, यह वह नहीं हो सकता। मैं फालतू में ही इतना ज्यादा सोच रहा हूँ। यह कहते हुए वह फिर से अपने काम में लग गया। उधर रिहान के लिए एक नर्स अपॉइंट कर दी गई थी जो उसकी देखभाल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ लंदन में करण अपने रूम में बैठा सोच रहा था कि अगर सिवान को कल तक होश नहीं आया तो क्या होगा। वह सिवान को हर हालत में बचाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसे कुछ भी हो। आखिर उस रात उसने कितनी मुश्किलों का सामना करके उसे बचाया था। यह सोचते हुए करण की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने खुद से कहा, तुझे उठना होगा सिवान, बहुत दिन तू सो लिया, अब तुझे उठना ही होगा। यह कहकर वह उठा और अपने रूम से बाहर चला गया। उधर इंडिया में सिवी अपने रूम में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। साथ ही वह अपने हाथों की उंगलियों को मसल भी रही थी। रह रहकर उसे रिहान की चिंता हो रही थी। वह उसे देखना चाहती थी, पर उसे इस बात का भी डर था कि कहीं किसी को पता न चल जाए उसके और रिहान के बारे में, इसलिए वह उसके पास जाने से घबरा रही थी। फिर कुछ और देर तक सोचने के बाद उससे रहा नहीं गया और वह अपने रूम से निकलकर दबे पांव रिहान के रूम में चली गई।
अंदर जाते ही उसने डोर अंदर से क्लोज कर लिया। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए उसकी देखभाल कर रही नर्स भी सोने चली गई थी। सिवी धीमे कदमों से उसके पास गई और उसे देखने लगी। वह अभी भी बेहोश था और बेड पर उल्टा लेटा था। उसकी बैक पर की हुई ड्रेसिंग ने उसकी आधी पीठ को कवर करके रखा था। सिवी उसके पास जाकर बैठ गई। उसने धीरे से अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा तो उसे होश आने लगा। अब वह सिवी के छूने का असर था या फिर एनेस्थीसिया का असर खत्म हो गया था, या कोई नहीं जानता था। उसके छूते ही उसने अपनी आंखें धीरे से खोली और अपनी तिरछी नजरों से देखा तो सिवी उसके पास बैठी थी। उसे देखकर वह उठने लगा। तभी सिवी ने जल्दी से कहा, आप उठिए मत, आपको अभी आराम की जरूरत है। रिहान ने उसकी बात को इग्नोर किया और उठकर उसके सामने बैठ गया। सिवी की आंखों में खुद के लिए फिक्र और आंसू देखकर उसका दिल जोर से धड़का और तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके लिए भी रोता है। उसने हाथ बढ़ाकर सिवी के आंसू पोंछे। उसके छूते ही सिवी को ना जाने क्या हुआ कि वह उसके सीने से लगकर रोने लगी। फिर उसने रोते हुए कहा, आप बीच में क्यों आए? अगर कुछ और भी ज्यादा बुरा हो जाता तो? रिहान ने उसे अपनी बाहों में भरकर उसके सिर को सहलाते हुए कहा, मुझे तो बीच में आना ही था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वह सब कैसे होने देता? आफ्टर ऑल आई एम योर बॉडीगार्ड। यार, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और रिहान सिंह अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ता। तभी उसकी बात पर वह उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सिर्फ जिम्मेदारी और कुछ नहीं हूं मैं आपके लिए? रिहान तो उसे बस टीज कर रहा था और वह उसकी बात पर रिएक्ट भी कर रही थी। उसे गुस्सा होते देखकर रिहान ने अपना हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, जिंदगी हो तुम मेरी। उसके बोले हुए यह चार शब्द सिवी के गुस्से को हवा करके उसके होठों पर मुस्कान ले आए थे। फिर रिहान ने उसे गले लगाए हुए ही उसके सिर पर किस किया। उधर कियान जब शावर लेकर रूम में आया तो सुहानी को बालकनी में खड़े देखकर उसने अपने हाथ में पकड़े टॉवेल को सोफे पर रखा और बालकनी में आकर सुहानी को पीछे से हग कर लिया। उसका स्पर्श महसूस करते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे कियान की बाहों में एक अलग ही सुकून मिलता था। उसके लिए अगर कोई सेफ जगह इस दुनिया में थी तो वह उसकी बाहें थी, जिनमें समाकर वह खुद को भी भूल जाती थी। वह सुहानी को अपनी बाहों में उठाकर रूम में ले आया और उसे बेड पर बिठाते हुए वह उसकी गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। यह 2 दिन उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल थे। सुहानी की गोद में सिर रखकर उसे रिलैक्स फील हो रहा था। वह प्यार से उसके सिर को सहलाने लगी। वह कियान की थकावट की वजह जानती थी, इसलिए वह बिना कुछ कहे उसका सिर अपनी गोद में रखे चुपचाप बैठी रही। सुबह जल्दी उठने वाला कियान आज अभी तक सो रहा था। हमेशा की तरह आज वह नहीं हुआ जो पहले से होता आ रहा था। आज उसका उल्टा हुआ था। आज सुहानी के ऊपर कियान का वर्चस्व था। ऐसा पहली बार था जब सुहानी कियान के पहले ही उठ गई थी, पर उसका एक हाथ सुहानी के ऊपर होने की वजह से वह उसके उठने का वेट कर रही थी। वह एक टक पर्सनालिटी वाला इंसान था। उसका शरीर भी उसकी तरह ही स्ट्रांग और टफ था। इसलिए सुहानी अपनी लाख कोशिशों के बाद भी उसे नहीं उठा पा रही थी। थक हार कर उसने छत की सीलिंग को देखते हुए कहा, आप भी कमाल करते हैं भगवान जी, किसी को इतना स्ट्रांग और किसी को इतना कमजोर बना देते हैं कि वह स्ट्रांग इंसान को हिला भी नहीं पाता। कियान का चेहरा उसकी नेक के पास था। उसकी गर्म सांसें सुहानी की नेक और गाल पर पड़ रही थी, जो उसे अनकंफर्टेबल कर रही थी। उसने मुंह बनाकर कियान को तिरछी नजरों से देखा और एक लंबी सांस छोड़ते हुए खुद से कहा, अभी बताती हूँ इन्हें, यह ऐसे नहीं उठेंगे। यह कहते हुए उसने अपने दुपट्टे के कोने को फोल्ड करके कियान के कान में डालना चाहा। उसे लग रहा था कि वह उसे परेशान करके उसे जगा देगी, पर वह भूल गई थी कि वह किसे परेशान करने की सोच रही थी। उसे जिसके आगे किसी की भी नहीं चलती थी, भला ऐसे कैसे वह सुहानी को उसके प्लान में कामयाब होने देता। जैसे ही उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया कि तभी उसने झट से सुहानी का हाथ पकड़कर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखें अभी भी बंद ही थी और सुहानी उसकी गिरफ्त में थी। फिर सुहानी ने परेशान होते हुए खुद से कहा, क्या यार सुहानी, तुझे इतना भी नहीं पता कि राक्षसों से आम इंसान नहीं जीत सकते? तूने फिर से एक बार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तू सच में पागल है। आ भैंस मुझे मार वाली कहानी करती है। वह खुद को कोस रही थी कि तभी कियान ने उसके ऊपर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और अपनी अलसाई आवाज में कहा, हाँ यू राइट, तुम यह सब हो। इनफैक्ट तुम एक छोटी बच्ची जैसी हो। उसकी बात सुनकर सुहानी की आंखें बड़ी हो गई और उसने मुंह बनाकर कहा, अच्छा जी, मैं छोटी बच्ची जैसी हूँ? कियान ने हाँ कहा
कहा तो सुहानी ने अपना क्यूट सा मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर क्यों आप इस छोटी बच्ची पर अत्याचार कर रहे हैं? छोड़ दो ना इस बच्ची को, जाने दो इस बच्ची को। उसने सुहानी की बात को इग्नोर करके अपनी शरारतों को थोड़ा और बढ़ाया और उसकी नेक को अपनी नाक से टच करते हुए कहा, क्योंकि यह छोटी बच्ची मेरी है और यह मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती। उसकी बात और उसकी स्ट्रेंथ के आगे सुहानी ने अपने घुटने टेक दिए। आज की सुबह ही कुछ खास थी, या कहें कि प्यार से भरी सुबह थी, जो आज सब पर प्यार छाया हुआ था। उधर सिवी के हाथ में रिहान का हाथ था और वह उसके हाथ पर अपना सिर रखे सो रही थी। कल रात वह रिहान से बातें करते हुए उसके बेड के पास रखी चेयर पर बैठ गई थी और फिर कुछ देर बाद वह उससे बात करते हुए ही सो गई थी। रिहान ड्रेसिंग की वजह से उल्टा होकर सो रहा था। उसका चेहरा सिवी की तरफ था। वह कल रात उसे देखते हुए ही सो गया था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने सिवी का मासूम चेहरा था। उसे देखकर रिहान के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने सिवी को देखते हुए मन में ही खुद से कहा, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तभी सिवी की भी आंखें खुली और उसने रिहान को देखा, जो उसे ही बिना पलके झपकाए देख रहा था। यह देखकर सिवी के होंठ गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे खिल गए। फिर रिहान ने उसके खिलते होठों को देखकर कहा, तुम्हें अब जाना चाहिए। सिवी ने हाँ में अपनी पलकें झपका दी और उसके गाल पर प्यार से सहलाकर चली गई। वहीं राहुल और स्वाति को एंगेजमेंट में अभी भी 3 दिन बचे थे। सुहानी की स्टडी का बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, इसलिए आज उसने कॉलेज जाने का मन बना लिया था। उसने सोच लिया था कि आज वह बिल्कुल भी किसी की बात नहीं सुनेगी। कियान के कहने पर राहुल सुहानी को कॉलेज ड्रॉप करने चला गया था। उधर कियान अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा था कि तभी उसे एक मेल आया। उस मेल को पढ़ते ही उसकी भौं सिकुड़ गई। कियान अभी उस मेल के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसने सोचते हुए खुद से कहा, श्लोक पटेल और ललित परिहार बहुत छुप छुप कर खेल लिया तुम दोनों ने, अब सामने से खेलते हैं। यह कहते हुए उसके होठों पर एक डेविल स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ कियान के कहने पर राघव के आदमियों को ढूंढकर इंस्पेक्टर अभिनव उन्हें अपना शिकार बना रहा था। वह पूरे शहर से राघव के आदमियों को और उसके नाम को मिटा देना चाहता था। इंस्पेक्टर अभिनव इस काम में कियान का पूरा साथ दे रहा था, पर अभी भी ऐसे बहुत लोग थे जो शराफत का नकाब लगाकर गलत काम कर रहे थे। उन्हीं में से एक था श्लोक पटेल, आशीष का डैड। जब श्लोक पटेल के लीगल पेपर पर अमित शुक्ला ने यह कहकर साइन करने से मना कर दिया था कि वह गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो श्लोक पटेल ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आलोक से हाथ मिला लिया था। इसके साथ ही उसने अमित शुक्ला के साइन करवाने के लिए अपने 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में राघव के साथ 50% की हिस्सेदारी भी की थी। राघव ने अमित शुक्ला से साइन तो उन पेपर पर करवा लिए थे, पर वह फिर भी उस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर पाया, क्योंकि उसके अगले दिन ही कियान ने उन पर अटैक करके पेपर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। श्लोक पटेल कियान की पावर को अच्छे से जानता था, इसलिए वह कभी भी उससे सीधे तौर पर नहीं भिड़ा और न ही उसके सामने आया। वह अपने लीगल बिजनेस की आड़ में इल्लीगल काम कर रहा था और सारे गैर कानूनी कामों को बड़ी ही चालाकी के साथ कर रहा था। वह साल में सिर्फ 2 से 3 बार ही उस डील को करता था, जिससे उसे करोड़ों का फायदा होता था। इसी वजह से वह आज तक सबकी नजरों से बचा हुआ था। आशीष ने जो सिवान के साथ किया, श्लोक पटेल को इसकी भी खबर थी, इसलिए उसने आशीष को उसी टाइम आउट ऑफ इंडिया भेज दिया और आज तक उसे वापस नहीं आने दिया। जहां तक एक लक्ष्य, आशीष और प्रणय यह सोचकर सुकून से जी रहे थे कि सिवान अब मर चुका है, तो वहीं सिवान की सांस जो पल पल की मोहताज हो गई थी, वह अब लौट आई थी। करण अपने सामने बैठे सिवान को होश में देखकर खुश था। उसने सिवान को गले लगाते हुए कहा, फाइनली तू उठ गया यार। यह सुनकर उसने करण को पहले हैरानी से देखा और फिर कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ। उसकी बात पर करण चौंक गया और उसने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, क्या तुझे कुछ भी याद नहीं है 6 महीने पहले क्या हुआ था? तभी सिवान ने चौंकते हुए कहा, 6 महीने पहले क्या? मैं 6 महीने से इस हॉस्पिटल में हूँ। अब करण को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे 6 महीने पहले की बात कैसे समझाए और उस रात का सच वह खुद भी पूरा नहीं जानता था। करण तो यह सोच रहा था कि जैसे ही सिवान होश में आएगा तो वह उससे उस रात का सच जानेगा, पर आज उसकी बात सुनकर वह फिर से वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था। डॉक्टर एल्विस ने करण को सिवान की मंथली कंडीशन के बारे में बताते हुए कहा कि लास्ट हिज मेमोरी। डॉक्टर एल्विस की बात सुनने के बाद करण अपना सिर पकड़े हुए खुद से बोला, अब क्या करूं मैं? क्या कियान को सिवान के बारे में बताऊं? अगर नहीं भी बताऊंगा तो भी उसे सिवान के बारे में
पता चल ही जाएगा, पर कियान के सवालों का जवाब कौन देगा? मैं तो खुद भी पूरा सच नहीं जानता। करण के पास अपने सवालों का कोई जवाब नहीं था, सिवान ही उसकी आखिरी उम्मीद था और आज वह उम्मीद भी टूट गई थी। यह सोचते हुए वह उस दिन को याद करने लगा जिस दिन इसकी शुरुआत हुई थी। फ्लैशबैक 6 महीने पहले उस दिन सिवान के जाने के बाद करण के पास उसके घर से फोन आया और उसके डैड ने उससे कॉल पर कुछ ऐसी बातें कही जिससे करण ने गुस्से में कॉल कट कर दिया और ड्रिंक करने लगा। करण और प्रणय दोनों एक साथ बैठे ड्रिंक कर रहे थे कि तभी लक्ष्य और आशीष ने उनके पास आते हुए कहा, हम क्लब जा रहे हैं, तुम दोनों साथ चल रहे हो? उनके पूछने पर दोनों ने ना में सिर हिला दिया और ड्रिंक करने लगे। प्रणय के बार-बार मना करने पर भी करण ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वह काउंटर के पास ही बेहोश हो गया था। उसके बाद क्या हुआ करण को कुछ याद नहीं था। उसके बाद उसे तब होश आया जब उसने प्रणय के चिल्लाने की आवाज सुनी। प्रणय लक्ष्य और आशीष को कियान से सब कुछ बताने की धमकी दे रहा था, पर लक्ष्य और आशीष ने उसे अपनी दलीलों से चुप करवा दिया था। करण यह सब देखकर पूरे होश में आ गया था। उसकी आंखों के सामने वे दोनों सिवान को गाड़ी में डालकर प्रणय को समझाने के लिए चले गए। लक्ष्य ने प्रणय को समझाते हुए कहा, अगर कियान को सिवान के बारे में पता चला तो वह हमें सफाई देने का एक मौका नहीं देगा और हमें मार डालेगा। उसका साथ देते हुए आशीष ने भी कहा, देख हम सिवान को मारना नहीं चाहते, पर अगर उसने होश में आने के बाद अपना मुंह खोला तो हम सब उसके भाई के हाथों मारे जाएंगे। प्रणय उनकी बातें सुनकर चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। इस बार ना उसने अपनी बातों का विरोध किया और ना ही सपोर्ट किया। अब वे दोनों प्रणय को समझा रहे थे, तभी करण ने सिवान को कार से निकाल लिया था। उस रात उसने सिवान को बचा तो लिया था, पर उसने ज्यादा देर तक उसे वहां रहने नहीं दिया और अगली सुबह होने से पहले ही उसने अपने कॉन्टैक्ट का यूज करके सिवान को पहले मुंबई और उसके बाद लंदन भेज दिया। रात का सच उसे नहीं पता था। सिवान के कोमा में जाने से वह घबरा गया था। इस हालत में सिवान को कियान के सामने लाना मौत को दावत देने जैसा था, इसलिए उसे जो समझ आया उसने उस रात वही किया। फ्लैशबैक एंड वहीं दूसरी तरफ इंडिया में कॉलेज में इतने दिन बाद सुहानी को देखकर अंशिका ने उसे टोंट मारते हुए कहा, ओह तो फाइनली मैडम को कॉलेज जाने का टाइम मिल गया। वैसे कहाँ थे इतने दिनों से? पायल ने अंशिका की बातों का जवाब देते हुए कहा, हनीमून पर गई होगी हमारे हॉट हैंडसम एंड कूल जीजू के साथ। वे दोनों बिना सुहानी को बोलने का मौका दिए एक के बाद एक सवाल करते ही जा रही थी। तभी पायल ने सुहानी को छेड़ते हुए अपने कंधे से उसके कंधे पर मारते हुए कहा, जीजू बेड पर कैसे हैं? सुहानी कुछ कहती उससे पहले ही अंशिका ने बीच में ही कहा, सुपर्म होंगे यार, जैसी पर्सनालिटी वैसी परफॉर्मेंस। सुहानी ने उनकी बातों पर दोनों को घूर कर देखा, फिर गुस्सा करते हुए उसने कहा, जस्ट शट अप, नो मोर वर्ड्स देन आई विल बीट यू। कहते हुए सुहानी ने दोनों को अपना पंच दिखाया। पंच देखकर दोनों ही डर गई और शांत हो गई। फिर दोनों को देखकर सुहानी ने आगे कहा, बकवास तो बहुत करती हो दोनों, यह बताओ पिछले एक हफ्ते में कितना सिलेबस कवर किया? प्रोफेसर ने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं या नहीं? उसके सवाल पर दोनों ने ही अपना मुंह लटका लिया। उनके ऐसे रिएक्शन पर सुहानी ने उन्हें देखते हुए कहा, हे भगवान, क्या आपने इन दोनों को मेरे लिए ही भेजा था? इन्हें मेरी जिंदगी में भेजने तक तो ठीक था, पर आपने इनके अंदर भेजा क्यों नहीं डाला? एक तो ऐसा फ्रेंड देते जो मेरी किसी काम आता। वह दोनों ही सुहानी की बातों पर उसे मुंह लटकाए घूर रही थी। सुहानी दोनों को सुनाने के बाद जाने लगी कि तभी अंशिका ने उसे आवाज देकर रोक लिया और उसके पास आकर मुंह बनाते हुए कहा, एक इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल ही गई। यह सुन सुहानी ने पूछा, कौन सी बात? जिस पर अंशिका ने उसे उस अजनबी आदमी के बारे में सब बता दिया जिसके पास उसने सुहानी की फोटो देखी थी। अंशिका की बात सुनने के बाद सुहानी का चेहरा परेशानियों से भर गया। उसने मन में ही खुद से कहा, इसमें कोई शक नहीं कि यह आदमी उनके भेजे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कियान फिर से अपने काम में डूब गया था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। रिंग सुनकर उसने फोन की स्क्रीन को देखा जिस पर एक प्राइवेट नंबर शो हो रहा था। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। कियान को समझने में देर नहीं लगी कि वह आवाज किसकी है। तभी दूसरी तरफ से हंस रहे शख्स ने कहा, गेम इज ओवर। यह कहकर उसने हंसते हुए कॉल कट कर दिया। फिर कियान ने फोन की डिस्प्ले को देखते हुए कहा, प्लेयर्स चेंज बट गेम नेवर एंड। यह कहने के बाद उसने एक नंबर डायल किया और कॉल रिसीव होते ही कहा, वापस आ जाओ तुम।
अगर तुम वहां और रहे तो उसे तुम पर शक हो जाएगा। दूसरी तरफ फोन पर सुन रहे शख्स ने कहा, ओके सर। उसके या कहते ही कॉल कट हो गई। कियान फोन की स्क्रीन देखकर कुछ पल सोचने लगा, फिर वापस से अपना काम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ लंदन में शिवान करण से बार बार पूछ रहा था कि 6 महीने पहले क्या हुआ था। करण उसे बिना कोई जवाब दिए चुपचाप बैठा था। तभी शिवान ने झुंझलाकर लाउड वॉइस में फिर से पूछा, बताना यार, 6 महीने पहले क्या हुआ था। यह सुनकर करण ने शिवान को देखते हुए अब बहुत गुस्से में जो लग रहा था और सच जानने के लिए डिस्प्लेट को हो रहा था। फिर करण उठकर उसके पास आया और बोला, पहले तू पूरी तरह से ठीक हो जा, फिर हम इंडिया वापस जाएंगे। जो कहानी जहां से शुरू हुई थी अंत भी उसका वहीं होगा। उसने यह इतनी गंभीरता से कहा था कि शिवान भी उसकी बात मान गया और उसने हाँ में सिर हिला दिया। उधर इंडिया में शिवी 2 दिन में ही सुहानी और शिवी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। शिवी को वह कियान के लिए एकदम परफेक्ट मैच लग रही थी। इसी के साथ उसकी स्वाति और आंसू से भी दोस्ती हो गई थी। जब से पता चला कि राहुल की एंगेजमेंट स्वाति के साथ हो रही है तो वह बहुत खुश हो गई थी और दोनों ही एंगेजमेंट के लिए एक्साइटेड हो गई थी। वहीं डॉक्टर खन्ना ने रिहान की सर्जरी भी कर दी थी। वह अब पहले से ठीक था और विला में चल फिर रहा था, पर अभी तक रिहान का राहुल से सही से एनकाउंटर नहीं हुआ था। सुहानी ने आज फिर से कॉलेज से ऑफ लिया था। उसने स्वाति से प्रॉमिस किया था कि वह उसके साथ एंगेजमेंट से पहले शॉपिंग पर जाएगी, इसलिए वह शॉपिंग की परमिशन लेने के लिए कियान के सामने क्यूट सा मुंह बनाकर खड़ी थी। उसे इतना सॉफ्ट देखकर कियान ने उसे एक नज़र देखा और फिर वापस से लैपटॉप में देखते हुए कहा, अब क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो। सुहानी जल्दी से उसके सामने जाकर रुक गई और फिर उसे मक्खन लगाते हुए बोली, आज कॉलेज भी ऑफ है और बीवी को भी आए हुए इतने दिन हो गए हैं, 2 दिन बाद एंगेजमेंट भी है, तो क्यों ना हम सब शॉपिंग के लिए चले जाएं। कियान ने लैपटॉप से नजरें हटाई, उसे देखते हुए कहा, तो तुम्हें शॉपिंग पर जाना है। सुहानी ने छोटे बच्चे की तरह जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। तभी कियान ने मना करते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, डिजाइनर यही आ जाएंगे, फिर तुम्हें जैसी ड्रेस चाहिए डिजाइन करवा लेना। यह सुनकर उसे गुस्सा आ गया और उसने लैपटॉप को बंद कर दिया। कियान उसकी इस हरकत पर उसे देखने लगा तो सुहानी ने भी उससे नजरें मिलाते हुए कहा, डराए मत आप मुझे, मैं अब आपसे नहीं डरती। मैंने कह दिया कि मुझे शॉपिंग जाना है तो बस जाना है। यह कहते हुए उसने मुंह घुमा लिया और हाथ बांधकर बैठ गई। कियान एक्सप्रेशन लेस होकर उसे ही देख रहा था। सुहानी गुस्से में मुंह फुलाए बैठी थी। उसके फूले हुए गाल बहुत क्यूट लग रहे थे। उसे देखते हुए उसने लैपटॉप साइड में रखा और उसकी बाह पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। फिर उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भरते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। सुहानी अभी भी गुस्से में थी और उसने छूटने की लगातार कोशिश की, पर कियान पर उसकी कोशिशों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी उसने सुहानी के गाल खींचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम जा सकती हो। कियान के यह कहते ही सुहानी खुश हो गई और मुड़ते हुए उसके गले लगकर बोली, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द होल वर्ल्ड। कियान ने उसकी बात पर गले लगे हुए ही कहा, पर तुम अब अकेले नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ कुछ गार्ड और राहुल भी जाएगा। यह सुनकर सुहानी उससे अलग होकर उसे घूरते हुए बोली, अभी जो मैंने कहा था उसे भूल जाओ, आप बिल्कुल भी अच्छे हस्बैंड नहीं हैं। यह कहते हुए वह बेड से उठी और उसे घूरते हुए वॉशरूम में चली गई। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।